गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, हिंदी का सेकंड पार्ट हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। हमारी चल रही थी 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला। 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला का ये सेकंड पार्ट है और देखते हैं हम लोग इसमें क्या करना है हमारे लिए। तो मुहावरा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो हमारा आंसर होगा कि अरबी भाषा का। मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा कि मुहावरा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो रूढ़ या विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त वाक्यांश ही मुहावरा कहलाता है। एक विशिष्ट अर्थ में, जैसे हमने किसी से कोई बात कही, उसके बदले में एक विशिष्ट अर्थ निकला उसका, वो क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। ठीक, ये रूढ़ भी होता है। रूढ़ का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जो तोड़ने पर अर्थहीन हो जाते हैं। अगर हम उसके लिए अलग अलग कर देंगे, उसके सभी शब्दों को तोड़ देंगे तो वो अर्थहीन हो जाएंगे, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो तोड़ने पर अर्थहीन हो जाते हैं वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ये परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, या योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके हम अलग अलग सार्थक खंड ना कर सके। ठीक है, जैसे हमने लिखा है, हमने लिख दिया घर। ठीक, अब घर को अगर हम तोड़ेंगे तो इसके दो सार्थक खंड नहीं कर सकते। तो जिसके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। तो घर है मुंह, अगर हमने लिख दिया मुंह, तो मुंह को अगर हम तोड़ना चाहें तो इसके दो ऐसे खंड नहीं कर सकते हैं जिनका कोई एक विशेष अर्थ निकले। अर्थात ऐसे शब्द जिनके गुणनखंड करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता है वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, अर्थात तोड़ने पर अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक प्रश्न आता है योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक, तो योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों के समान ही होते हैं, क्योंकि यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो उपसर्ग से, समास से, ठीक है, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, इन्हीं के माध्यम से होती है। ठीक, लेकिन जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो भी योग के समान ही होते हैं। फर्क सिर्फ इनका इतना होता है कि जो योगरूढ़ शब्द होते हैं उनके अर्थ एक विशेष अर्थ को बताते हैं। ठीक, अर्थात बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं वो योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। जैसे पूछ लिया था परीक्षा में, सबसे अधिक तो यही पूछा जाता है कि निम्न शब्द को स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। अगर शब्द हमारा पुल्लिंग दिया हुआ है और हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, ई, उसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ई प्रत्यय, या इन, नी, आनी, आइन या आ, ई, आ, नी, इन या आनी, ये सारे प्रत्यय लगाने से हमारा जो पुल्लिंग शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, फिर कह रहे हैं संधि की बात करते हैं। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को हम लोग कहते हैं संधि। कहें दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को कहेंगे समास। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि हमारी होती है टोटल 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहली संधि हमारी देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद हुए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। परीक्षा में पूछेगा संधि कितने प्रकार की, तो संधि हमारी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की, तो स्वर संधि होती है हमारी टोटल 5 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें पहली आती है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि कि दोनों सीटों पे समान स्वर होता है। कहने का मतलब अगर कोई शब्द हमारा दिया हुआ है, जैसे हमारा दिया है धनार्थी, तो धनार्थी की ये धन पहली सीट है और अर्थी सेकंड सीट है। इसका हमने विच्छेद किया, विच्छेद करने के बाद बना धन प्लस अर्थी, तो धन हमारी पहली सीट हो गई और अर्थी हमारी हो गई सेकंड सीट। तो जिसकी दोनों सीटों पे समान स्वर हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं, जिसमें आ प्लस आ, छोटा आ के साथ बड़ा आ हो सकता है, बड़ा आ के साथ छोटा आ हो सकता है। जैसे ई के साथ ई होगी या बड़ी ई के साथ छोटी ई, मतलब ई के साथ ई ही होगी, चाहे तो वो दीर्घ हो चाहे हश्य हो। ठीक है, छोटी वाली के लिए हम हश्य कहते हैं और बड़ी वाली के लिए दीर्घ कहते हैं। तो चाहे हश्य हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन दोनों सीटों पर ई ही होगी। ठीक, ऐसी उ प्लस उ, ऐसी रिर प्लस रिर। अर्थात शब्द के मध्य में एक पहचान भी है इसकी। क्या पहचान है कि शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ और रिर की मात्राएं लगी हुई होंगी। जैसे कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे हमारा दिया है शब्द दिया है धनार्थी, तो देखिए शब्द के मध्य में
शब्द का मध्य हुआ ये, यहाँ पर आपके लिए बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ो ऊ या ऋर की मात्रा यहाँ पे लगी होगी, और जहाँ पे मात्रा लगी हुई हो वहीं से इसको पकड़ के अलग अलग कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला बन जाएगा धन और दूसरा बन जाएगा अर्थी। यहाँ से हमने पकड़ के अलग किया, ये बन गया धन, और ये आ का डंडा है, आ और था के ऊपर आ क्या बन गया, अर्थी। तो ये हो गया धन प्लस अर्थी। इस तरह से बन गई हमारी दीर्घ संधि। मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होने से बनती है हमारी संधि। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि की पहचान क्या है? गुण संधि की पहचान यह है कि पहली सीट पर आ अथवा बड़ा आ होगा और दूसरी सीट पर ई, ऊ अथवा ऋ, इनमें से कोई भी हो सकता है। अर्थात पहली सीट पर आ प्लस ई है तो ए बनेगा, और आ प्लस ऊ है तो ओ बनेगा, आ प्लस ऋ है तो अर बनेगा। तो ए, ओ और अर ये तीनों बने होते हैं। अर्थात हमारे शब्द की पहचान ये है कि शब्द के मध्य में ए, ओ और अर, अर्थात ए की मात्रा इस तरह से लगती है और ओ की मात्रा इस तरह से लगती है। तो ए और ओ की एक मात्राएं लगी हुई होंगी और उन्हीं मात्राओं से हम इनका विच्छेद करेंगे। ठीक, जैसे हमारा दिया हुआ है देवेंद्र, तो आप देख सकते हैं शब्द के मध्य में एक की मात्रा लगी हुई है, अर्थात एक पाई लगी हुई है। इस शब्द गुण संधि की पहचान है कि शब्द के ऊपर एक पाई लगी हुई होगी। देवेंद्र जैसे देवेंद्र, ठीक, कोई अपवाद स्वरूप आ जाता है वो अलग चीज़ है, वरना एक ही पाई मिलेगी आपके लिए। तो देव प्लस इंद्र प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उआ, उआ में आ हो गया और इधर ई, तो आ प्लस ई मिलकर बन जाएगा ए, तो ये हो गया देवेंद्र। ठीक। इसके बाद अगली संधि आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए पहली सीट पर आ अथवा आ होगा, दूसरी सीट पर ए, आई, ओ और औ मिलेंगे। तो पहली सीट पर आ अथवा बड़ा आ होगा, दूसरी सीट पर ए, आई, ओ, औ होंगे, और जब ये दोनों मिलते हैं तो आ प्लस ए मिलता है तो बनता है ए। ठीक है, और आ प्लस ओ बनता है तो बनता है ओ। और ए की मात्रा में डबल पाई लगाते हैं और ओ की मात्रा में डबल पाई प्लस एक डंडा लगाते हैं। ठीक, अर्थात इसकी पहचान ये है कि शब्द के मध्य में ए, ओ की दो मात्राएं लगी हुई होती हैं, और मात्राएं कैसे लगी हुई होती हैं एक साथ, जैसे ये लिखा हुआ है एक एक, एक एक लिखा है, एक एक में डबल पाई लगी हुई है एक ही स्थान पर, और गुण संधि में एक पाई लगी हुई होती है, और वृद्धि संधि में यहाँ पे एक पाई की वृद्धि हो जाती है, यानी कि डबल पाई हो जाती है। ठीक, तो बन गया एक प्लस एक बराबर क्या हो गया, एक एक। इसके बाद देख लिए आती है हमारी यड़ संधि। यड़ संधि आती है। यड़ संधि में क्या होता है, पहली सीट पर ई, उ, ऋ और दूसरी सीट पर कोई भी स्वर होगा लेकिन समान स्वर नहीं होगा, अर्थात असमान स्वर होगा, और असमान स्वर में 90% जो आता है वो आता है आ अथवा बड़ा आ। ठीक है, पहली सीट पर ई, उ, ऋ होगा और दूसरी सीट पर कोई भी स्वर हो सकता है लेकिन समान स्वर नहीं होगा, अर्थात अलग अलग स्वर आएंगे, और अलग अलग में भी अधिकांशता जो आते हैं वो आते हैं छोटा आ अथवा बड़ा आ। ठीक है, तो जब इधर पहली सीट पर ई होगी तो क्या बनेगा, या बनेगा, और ऊ होगा तो बनेगा वा, और ऋ होगा तो क्या बनेगा, रा। ठीक है, सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि शब्द में या और वा का प्रयोग हुआ होगा, और या वा का यहाँ पे प्रयोग होगा उससे जस्ट पहले आधा अक्षर आएगा, अर्थात आधा वर्ण आएगा। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है देखिए अध्ययन, अध्ययन लिखा हुआ है, या आया है, या से पहले जस्ट पहले देखिए आधा वर्ण आया है, आधा धा। ठीक, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अगर यहाँ पे या आया है तो ई की पाई लगेगी, यहाँ पे ओ आया होता तो ऊ की मात्रा लगती। ठीक है, तो या आ गया है तो धा पे ई की पाई लगेगी, बनेगा अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, ये हो गया अध्ययन। इसके बाद आप देख लिया आती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, दो सीटें होती हैं, पहली सीट पर ए, ऐ, ओ, औ, और दूसरी सीट पर कोई भी स्वर होगा लेकिन समान स्वर नहीं होगा, अर्थात असमान स्वर होगा। ठीक है, असमान स्वर में भी दो स्वर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, आ और बड़ा आ। ठीक, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे सभी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे भी नहीं पता है, आप पेपर उठा के देखिए तब पता लगेगा कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अयादि संधि में देखिए पहली सीट पर ए, आई, ओ, और दूसरी सीट पर असमान स्वर होगा, कोई समान स्वर नहीं होगा, अर्थात आ अथवा आ अधिकांशता 90% तो यही आते हैं दूसरी सीट पर। ठीक है, तो देखिए जब भी ए आएगा तो ए बनेगा, ए आएगा तो आए बनेगा,
ओ आएगा तो अव बनेगा और औ आएगा तो आओ बनेगा। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि शब्द में या वा का प्रयोग होगा, अर्थात या वा अवश्य आएंगे शब्द में, और या वा से ठीक पहले हमारा क्या होगा, पूरा वर्ण मिलेगा, कि वर्ण की पूर्ण मात्रा मिलेगी। जैसे लिखा हुआ है ने प्लस अन बराबर क्या हो गया, नयन। और देखिए या आया है, शब्द के मध्य में या आया है और या से जस्ट पहले पूरा वर्ण है, और जबकि गुण एड़ संधि में या से पहले क्या होगा, आधा वर्ण होगा, अयादि में पूरा वर्ण होगा। और मैंने आपको कहा है कि देखिए अ लिखा है यहाँ पे, ना में आ है और ये या है, क्या हो गया अ, और जब भी अ आता है तो पाई काय की लगती है, एक ही पाई लगती है, यानी कि एक पाई। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, मैंने कहा ने प्लस अन बराबर क्या हो गया, नयन। ठीक, ये तो रही संधियों की बात। इसमें भी व्यंजन और विसर्ग संधियां बची हैं, उनको हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम समास की। समास क्या होता है? समास कहते हैं दो शब्दों के योग को समास कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो समास बनता है। समास के जितने भी शब्द होते हैं वो सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी भी एक बड़े से शब्द को कम शब्दों में जोड़ के लिखना ही संक्षेपीकरण कहलाता है। उसी संक्षेपीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, समास के प्रकार कितने होते हैं? समास टोटल तो हमारे 6 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक प्रधानता और अप्रधानता होता है। तो प्रधानता के आधार पर समासों की बात करें तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ऐसे समास जिनमें द्वितीय पद प्रधान होता है, ऐसे समास जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और ऐसे समास जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रधानता के आधार पर समास हमारे टोटल 4 प्रकार के हुए। ठीक है, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है विग्रह या व्यास। समास विग्रह कहते हैं तो समास का विलोम हो गया विग्रह या व्यास। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है हमारा विच्छेद। ठीक, अब पहले समास की बात करते हैं। पहला समास आता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद एक अव्यय होता है, अर्थात जिसका हम व्यय नहीं कर सकते, अर्थात विकारी होता है, अविकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है कि पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होगा और पूर्व पद की ही इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे लिखा हुआ है प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति हो गया हमारा अव्यय और दिन अर्थात प्रत्येक दिन। ठीक, यथा विधि, यथा मतलब विधि का मतलब होता है विधि के अनुसार। ठीक, आजन्म जीवन, जन्म पर्यंत, आजन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत। हाथों हाथ का मतलब होता है हाथ ही हाथ में। ठीक, तो इस तरह से जब दो शब्द आते हैं तो एक शब्द जो है अव्यय का कार्य करने लगता है। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। इतना नोट करिए, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को करेंगे। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद अर्थात उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। विभक्ति का लिंग वचन और दूसरे पदों के अनुसार होता है। जो विभक्ति होती है, जो जिस समास में शब्द होता है, अर्थात जिस शब्द में समास होता है उसमें जो लिंग होता है, जो वचन होता है, वो दूसरे पद के अनुसार होता है, क्योंकि दूसरा ही पद इसमें प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। अर्थात जो हमारा तत्पुरुष समास है वो पूरा का पूरा जो है कारक चिन्हों पर आधारित है। अर्थात हमारा जो तत्पुरुष समास है वो टोटल 6 प्रकार का होता है, जिसमें कारक चिन्हों की संख्या हमारी 8 होती है। 2 कारक चिन्ह, एक कर्ता छोड़ दीजिए और एक संबोधन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 कारक चिन्हों को हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद 6 कारक चिन्ह बचते हैं और 6 कारक चिन्ह जो है हमारे तत्पुरुष समास पर लागू होते हैं। तो यहाँ तत्पुरुष समास जिस शब्द में होता है उस शब्द में कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन जब उसका आप विग्रह करेंगे अर्थात दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे तो बीच में कारक चिन्ह आ जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी को अगर अलग अलग करना चाहेंगे तो इसका अर्थ बनेगा गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे को आ गया है। ठीक है, रोगग्रस्त अर्थात रोग से ग्रस्त। तो देखिए इस तरह से कारक चिन्हों का प्रयोग होगा और जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वही इसमें समास होगा। ठीक है, जैसे गगन को चूमने वाला, को कारक चिन्ह आ गया है। ठीक, तो को किसमें आता है? को आता है कर्म को, कर्म को अर्थात कर्म के बाद कर्म द्वितीय तत्पुरुष हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा देखिए कर्म, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास के समान होता है और इसमें भी अंतिम पद अर्थात द्वितीय पद या हम कह सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद जो है यहाँ पे विशेष्य होता है। मध्य पद लोपी होता है।
ठीक। या हम कह सकते हैं जब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जहाँ पे मध्य पद लोपी हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक। इसके एग्जाम्पल है, देखिए महापुरुष, महान पुरुष, अर्थात पुरुष की विशेषता है वो कैसा है, महान है। तो पुरुष तो यहाँ पे विशेष्य हो गया, ठीक, विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या है, महान। ठीक। तो पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। पीताम्बर, पीला वस्त्र, वस्त्र तो हमारा विशेष्य है क्योंकि वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, पीला है। तो एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा, एक शब्द का मतलब पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा, तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ये भी तत्पुरुष समास की तरह, तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक। और पहला पद संख्यावाची हुआ, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में देखिए त्र माने तीन हो गया, तीन लोकों का समूह, यह किसी समूह या समाहार की बात की जाएगी तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, नवग्रह का मतलब हो गया नौ ग्रहों का समाहार, तो नौ ग्रहों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चौराहा, चार रास्ताओं का समाहार। ठीक। पंचवटी, पांच बटों का समाहार हो गया। अठन्नी, आठ आनों का समाहार हो गया। दोपहर, दो पहरों का समाहार हो गया। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार हो गया। ठीक है। त्रिमास, 3 महीनों का समूह हो गया। तो इस तरह के समास क्या कहलाते हैं, हमारे द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पे कोई तीसरा अर्थ निकलता है। अर्थात समासिक पद जब किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट करने लगता है, अर्थात कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कौन हुए, कृष्ण जी। ठीक है। गजानन, गज है, गजानन का मतलब हो गया, गज मतलब हाथी के समान, आनंद मीन्स मतलब मुख, जिनका मुख हाथी के समान हो, क्या कहते हैं हम लोग, गणेश जी कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही आता है चंद्र, लोक, चंद्रमा है लोक पर इसके, अर्थात हम कह सकते हैं कि शिव जी। ठीक, शिव जी के ऊपर है। ठीक। इसी नीलकंठ, नीला है कंठ का जिसका, अर्थात महादेव हो गए। ठीक। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं इसके, अर्थात ब्रह्मा जी। इस तरह के सारे समास हमारे क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम द्वंद्व समास की। तो सभी पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और सबसे बड़ी खास चीज़ ये होती है कि दोनों शब्द यहाँ पर विलोम होते हैं। तो द्वंद्व में दोनों दा आ गए हैं, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी मेन बात है। ठीक है। और योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ये भी बात है, क्लियर है। अगर योजक चिन्ह नहीं भी आता है तो सबसे तगड़ी पहचान इसकी क्या है कि दोनों शब्द कैसे होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे लिखा राम कृष्ण, राम और कृष्ण, इन दोनों को जब अलग करोगे तो इनके बीच में या और अथवा, इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द जरूर आएगा। भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, इस तरह से यहाँ पे और छिपा रहता है, जिसे हम अलग करते हैं तब आ जाता है। ठीक। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अलंकार से संबंधित। अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, सजावट या श्रृंगार कह सकते हैं। जिस तरह से स्त्रियों की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या आभूषण। ठीक। अलंकार प्रकार कितने होते हैं, तो अलंकार टोटल 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक। शब्दालंकार क्या होता है, जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार कहलाते हैं। और जो शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो उभयालंकार कहलाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम शब्दालंकार। शब्दालंकारों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो कुछ शब्दालंकारों की टोटल संख्या जो होती है वो हमारी 5 होती है, लेकिन कुछ पुस्तकों में आपको 6 भी मिलेगी। लेकिन आपको परीक्षा में अगर आता है तो आप 5 ही प्रकार लगाएंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। ठीक है। अर्थालंकार की बात करते हैं। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकारों की कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, किसी की किताब में आपको 100, 200, 150, 300, 500 तक आपको मिल सकते हैं, तो इनकी कोई भी संख्या निश्चित नहीं होती है। फिलहाल जो हम लोग मुख्य पढ़ेंगे उन्हें हम समझेंगे। ठीक है। पहला होता है, देखिए शब्दालंकार में पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार।
जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी एक वर्ण आए और कई बार अगर आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो आप तुरंत आगे बंद करके लगाइए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन्य तनुजा तट तमाल तरुवर पहुँचाए, तो यहाँ पे देखिए ता त त त ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। दूसरा आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ कोई शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। ठीक, कोई शब्द 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, लेकिन जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग आएगा, तो वहाँ पे होता है यमक अलंकार। ठीक, जैसे कनक रखते शौगुनी मादकता अधिकाय, ही खाए बोराए जग ही पाए बोराए। एक कनक का अर्थ है यहाँ पे धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना। एक को आदमी अगर खा लेगा तब भी बोर आ जाता है, सोना अगर फ्री में किसी को मिल जाए तब भी बोर आ जाता है। तो दोनों कनक का अर्थ क्या है यहाँ पे, अलग अलग है। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का अर्थ जो होता है वो होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द प्रयोग हो और उसके अर्थ कई अलग अलग हो, उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए हो, तो वो होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो कहते हैं कि सुवर्ण को खोजे तो फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये जो सुवर्ण है, सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब है यहाँ पे कवि, कवि के अनुसार होता है अच्छे अच्छे वर्ण। सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे अच्छे वर्ण। कवि का काम ही क्या है, कवि जहाँ जाएगा वहाँ कविता करेगा, अर्थात उसे अच्छे अच्छे शब्द चाहिए होंगे, अच्छे अच्छे वर्ण चाहिए होंगे कविता के लिए, तो वो हमेशा क्या ढूंढता है, अच्छे अच्छे वर्ण ढूंढता है। व्यभिचारी की बात करें तो व्यभिचारी जो होता है वो हमेशा अच्छी अच्छी कन्याओं की खोज करता रहता है। चोर जो होता है उसे हमेशा अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहिए होती हैं, वो जहाँ बहुमूल्य धातुएं मिलेंगी, बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, वहीं चोरी करना चाहेगा। तो तीनों के सापेक्ष इसके अर्थ अलग अलग हैं, अर्थात एक ही शब्द में कई सारे अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, फिर कहते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र उक्ति, अर्थात कही गई एक ऐसी बात जिसका जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकालने लगे तो वो कहलाता है वक्रोक्ति। जैसे हमने कोई बात कही और आपने जानबूझकर हमारी उस बात का अर्थ दूसरा निकाल लिया तो वो कहलाता है वक्रोक्ति। ठीक है, जैसे हम कृष्ण जी एक बार राधा जी से मिलने के लिए गए, तो कृष्ण जी जैसे ही गेट खटखटाते हैं, वो कहते हैं खट, इस तरीके से गेट खटखटाते हैं, तो वहाँ पे राधा जी उधर से कहती हैं कि द्वार पर कौन, तो कृष्ण कहते हैं कि हरि मैं राधे, कहते हैं कि हरि मैं हरि हूँ, राधे से कहते हैं कि हे राधे मैं हरि हूँ। लेकिन राधे क्या कहती हैं, जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ निकाल लेती है, कहते हैं कि का वानर का काम यहाँ पर बंदर का कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि वानर का भी पर्यायवाची हरि होता है और कृष्ण जी का भी पर्यायवाची क्या है, भगवान का भी पर्यायवाची क्या है, हरि। अर्थात दोनों का, बंदर और कृष्ण भगवान दोनों का पर्यायवाची जो है हरि है, तो इसीलिए उन्होंने हरि का जानबूझकर दूसरा अर्थ क्या निकाल लिया, वानर निकाल लिया। ठीक है, फिर आता है हमारा बीप्सा अलंकार। बीप्सा क्या होता है, जहाँ आपके मन की बात कही जाए, दिल की बात कही जाए, ज्ञान की बात कही जाए, कोई ऐसी बात आप कह दें जो आपके दिल में आई और आपने एकदम से कह दी, वो क्या कहलाता है, बीप्सा कहलाता है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जहाँ आपको कुछ उस पर कमेंट करने का मन किया, तो वो क्या कहलाता है, बीप्सा कहलाता है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि राम राम ये कैसी दुनिया कैसी तेरी माया। आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसी घटना घटित हो गई तो बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं कि हे भगवान, मतलब ये कैसी दुनिया है और कैसी तेरी माया है। तो राम राम ये कैसी दुनिया कैसी तेरी माया है, इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो 93 प्रश्नों पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आएगा, बहुत ही धमाकेदार होगा, उसको भी देखिएगा। मिलते हैं फिर तीसरे पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।